नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि बदलते हुए दुनिया के समीकरणों को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। घटना है कि जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा फिलहाल भारत की यात्रा पर हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि G7 मीटिंग में भारत को इनवाइट करना है। ये G7 क्या है? भारत की तरह नहीं, अपितु दुनिया में G7 क्या है? भारत की तरह, जिस तरह भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ठीक वैसे ही जापान G7 की अध्यक्षता कर रहा है। और G7 असल में दुनिया के सबसे अधिक पैसे वाले देशों का एक संगठन है। कहा जाए तो दुनिया की 58% वैल्यू जिन 7 देशों के पास है, उनका नाम G7 है। उनका सम्मेलन होने जा रहा है हिरोशिमा, जापान के अंदर। और जहां यह सम्मेलन होने जा रहा है, वहां भारत को इनवाइट किया गया है। यह वही G7 है जो 2014 तक G8 हुआ करता था, लेकिन रूस के द्वारा क्रीमिया पर एनेक्सेशन करने के बाद से G8 को G7 बना दिया गया और रूस को G8 से निकाल दिया गया। यह वही G7 है जिसमें जर्मनी, जिसको लास्ट ईयर जर्मनी में आयोजित किया गया था, तब भी भारत को इनवाइट किया गया था। रूस विरोधी बयान देने के लिए उकसाया गया था, लेकिन भारत उस समय भी कुछ नहीं बोला था। फिलहाल इसी कार्यक्रम के लिए जापान के प्रधानमंत्री भारत आए हैं, भारत को इनविटेशन दिया है और कहा है कि आप वहां पधारें। चलिए इस खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। क्या है पूरी कहानी, विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि किस तरह से यह फिलहाल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इस घटना को समझें, उससे पहले थोड़ा सा मैप जान लें। जब हम बात करते हैं जापान की, तो भारत के पूर्व की तरफ इंटरनेशनल डेटलाइन के काफी करीब स्थित है जापान। और जापान जो 4 आइलैंड से मिलकर बना है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशी, उनमें से एक जगह पर स्थित है हिरोशिमा। ये वही हिरोशिमा है जहां पर अमेरिका द्वारा वंस अपॉन ए टाइम बम गिराए गए थे। हिरोशिमा, नागासाकी अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के कारण जाने जाते हैं, जहां पर लिटिल बॉय और फैट मैन नाम से न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे। इसी हिरोशिमा में आयोजित होने जा रही है G7 की बैठक, जो कि 49वीं बैठक है, यानी 49वीं बैठक है जो कि आयोजित होने जा रही है। कहां पर होने जा रही है? तो हिरोशिमा के अंदर होने जा रही है। कब से कब तक? मई 19 से लेकर के मई 21 के बीच में आयोजित हो रही है। यह बैठक इस बार जापान में है और साल दर साल जो इनके पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं, उनके अंदर यह मीटिंग होती रहती है। G7, G8 और G20 में अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो यह समझ लीजिए कि सभी G7 देश G20 के मेंबर हैं। G8 देश होते नहीं हैं, क्योंकि G8 2014 तक ही हुआ करते थे। आज एक बहुत बड़ा सवाल अक्सर दिमाग में आपके अटका रहेगा और वो ये है कि क्या चीन भी G7 सदस्य है? तो जवाब है नहीं। और यह जानना बड़ा रोचक है कि चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो G7 मेंबर क्यों नहीं है, जबकि अमेरिका, आपके सामने जो देश दिखाई दे रहे हैं, उनमें अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली, जो ये देश शामिल हैं, कनाडा या फिर मतलब ये ब्रिटेन, ये देश क्यों शामिल हैं? तो आंसर है इनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। किससे ज्यादा है? अन्य देशों के मुकाबले। चीन की चूंकि प्रति व्यक्ति आय कम है, इसलिए इसे यहां पर शुमार नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो G20 में तो है चीन, लेकिन G7 में नहीं काउंट होता है। इसी क्रम में जापान के प्रधानमंत्री हैं फ्यूमियो किशिदा, वो भारत आए हैं। क्या भारत को केवल इनवाइट करने आए हैं? जी नहीं, भारत के साथ में जापान के बहुत अच्छे व्यवहार रहे हैं। और ऐसे क्रम में जब ये भारत आए हैं तो इनके उद्देश्य 2 हैं। एक तो G20 के अंदर अपनी सार्थकता दर्शाना कि हम आपके साथ हैं, और G7 के नाम पर भारत को इनवाइट करना। और कुल जमा बात यह है कि रूस विरोधी माहौल बनाने में मदद करना। ऐसी स्थिति में जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा इंडिया की 2 दिवसीय यात्रा पर आते हैं और उनका एजेंडा क्या है, ये चर्चा में आने लगता है। हालांकि उनके हिसाब से वो इंडो जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए आए हैं, जिनका यहां पर स्वागत किया गया बाकायदा प्रॉपर तरीके से। फिर ये महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट अर्पित करने के लिए राजघाट गए,
प्रधानमंत्री मोदी G7 की जो हिरोशिमा मीटिंग है इसके लिए इनवाइट किए जाते हैं और भारत इनके इनविटेशन को एक्सेप्ट भी कर लेता है। इनके 2 दिवसीय दौरे पर जब ये दिल्ली पहुंचते हैं तो हैदराबाद हाउस में अपने डेलीगेशंस के साथ प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करते हैं। भारतीय डेलीगेशन और इनके यहां से आया हुआ उच्च प्रतिनिधि मंडल आपस में एक दूसरे के विचार एक्सचेंज करता है और भविष्य को लेकर के अपनी बातें करता है। ये तस्वीरें हैं जो ये दर्शाती हैं कि किस प्रकार से ये मीटिंग आयोजित की गई दिल्ली के हैदराबाद हाउस के अंदर। ठीक है, जापान ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से कोलैबोरेट करेगा साउथ एशियन रीजन के अंदर भारत के साथ मिलकर के स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, अब सवाल करते हैं G7 के अंदर मेंबर देशों की। कौन कौन से देश हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। इसके अंदर 2 संगठन कौन कौन से? यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर हैं, जो यूरोपियन मेंबर के जो मेंबर है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, ये एवर टाइम इनवाइटेड रहते हैं जब भी ये 7 देश मुलाकात करते हैं। अब यहां पर इन देशों के बारे में थोड़ा सा जान लेना इसलिए बेहतर है क्योंकि ये दुनिया पर प्रेशर टैक्टिक अपनाते हैं। प्रेशर टैक्टिक का मतलब है दबाव की रणनीति अपनाते हैं। फिलहाल के लिए यदि आप तस्वीरें देख रहे हो तो इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि G7 दुनिया के अंदर लीड करता है। कैसे? आप इधर देखिए, ये दुनिया की लगभग 43% जीडीपी कंट्रोल करता है। मात्र 7 देश और वो भी 43% जीडीपी और मात्र लगभग 10% आबादी इनके पास रहती है। इससे आप विचार कर सकते हैं 7 देशों के पास में दुनिया की लगभग आधी आमदनी है और 10% जनसंख्या निवास करती है। और तो और इनके पास अगर सारी संपत्ति जोड़ दिया जाए तो 2018 के आंकड़ों के अनुसार इन 7 देशों के पास दुनिया की 58% संपत्ति है। यानी दुनिया के 193 देश जो यूनाइटेड नेशंस में रजिस्टर हैं उनकी 58% जो इनकम है या फिर उनकी जो वैल्यू है वो इन देशों के पास है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब फिर सवाल बनता है कि ये आफ्टर ऑल आए क्यों हैं? आंसर है भारत को रशिया विरोधी बनाने आए हैं। रशिया विरोधी बनाने आए हैं, यही खबर अखबारों में छपी है। जापान फ्यूमियो किशिदा लुक्स टू कन्विंस इंडिया टू गेट टफ ऑन रशिया। यानी कि जापान की तरफ से फ्यूमियो किशिदा इंडिया इसलिए आए हैं ताकि भारत रूस के खिलाफ सख्त लहजा अख्तियार करे। क्या ये पहले व्यक्ति हैं जो भारत को मनाने आए हैं या ये फहरिस्त लंबी है? आज के सेशन में डिटेल से इसी पर चर्चा होगी। और दूसरा, दुनिया में भारत क्यों रूस के साथ हमेशा रहेगा या रहना चाहता है, यह भी आज के सेशन के अंदर चर्चा का पात्र बनेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं एक जरूरी काम की बात, और वो ये है साथियों, कुछ ही दिनों में नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। नवरात्रि किस दिन शुरू होंगी, कब आएंगी, कब उसकी घट स्थापना का मुहूर्त होगा, आप कहीं पर भी होंगे, आप नवरात्रि की व्रत पूजा पाठ करेंगे तो आपको कौन से व्रत विधि विधान पता होने चाहिए, कौन से देवियों के दर्शन आप करने चाहते हैं, ये सारी चीजें संभव हैं यदि आपने अपने कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां पर जाकर, कमेंट बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर अगर एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया जिसका नाम है श्री मंदिर। श्री मंदिर वो एप्लीकेशन जो कि मात्र 2 महीने में 5 मिलियन डाउनलोड्स से बढ़कर 10 मिलियन डाउनलोड्स पहुंच गया, क्योंकि लोगों ने इसे इतना पसंद किया। ये वो एप्लीकेशन है जहां पर बहुत अच्छे से अपने मंदिर को अपने मोबाइल में एज एन एप्लीकेशन आप स्थापित कर सकते हैं। ये वो एप्लीकेशन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तमाम पंचांग के साथ साथ सुविचार, गीता के श्लोक, सुझाव, साहित्य, टीवी, बहुत सारे आपके लिए पूजा पाठ के सामग्री के जो भी मंत्रोच्चार हैं वो सब आपके मोबाइल में एज एन एप्लीकेशन स्थापित करते हैं। एप्लीकेशन काम का क्यों है? तो केवल इतनी सी लाइन पर्याप्त होगी कि हम दिनचर्या के इतने सारे मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन रखते हैं, केवल इस एप्लीकेशन के और इंस्टॉल होने से आपके मंदिर को आप अपने मोबाइल में स्थापित कर लेते हैं। आपको तमाम प्रकार के व्रत विधि विधान पता चलते हैं। यह एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में रखें, इसके साथ साथ अपने परिवारजनों को भी इसके बारे में बताएं ताकि उन्हें इसका अंदाजा हो सके कि कौन सी दिन किसका महत्व है, कौन सी तिथि कब आ रही है, कब चंद्रोदय होना है या फिर कब कोई सा व्रत पड़ रहा है। ये सारी जानकारियां इसके अंदर प्रॉपर तरीके से दी गई हैं। और चूंकि नवरात्रि के समय पर आपको बहुत सी कथा विधि विधान जरूरी होंगे तो आप इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया श्री मंदिर
आप लोग जाकर कमेंट बॉक्स में दिए लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब सवाल है, जापान का फ्यूमियो किशिदा जो है वो भारत को कन्विंस करने आया है, किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। सवाल है, क्या किसी और ने आज तक भारत को कन्विंस नहीं किया? चलिए बारी बारी से सबके बारे में चर्चा करते हैं। बारी है सबसे पहले इमानुएल मैक्रोन की। हाल ही में एक खबर प्रकाशित हुई कि फ्रांस जो है वो भारत को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? ताकि वो रूस से भारत की जो आर्म्स डील हैं उन्हें वो अपने अंडर में ले सके। इसी प्रयास के लिए फ्रांस लगातार भारत के संपर्क में बना हुआ है। इसके चलते अमेरिका खुद भी कई बार प्रयास हालांकि कर चुका है कि भारत को अपने पक्ष में लिया जाए, लेकिन फिर भी वो भारत को लेकर सर्टेन नहीं है। उसे लगता है कि भारत के साथ जो हमारे रिश्ते हैं और जो रशिया के रिश्ते हैं वो थोड़े अनसर्टेन प्रकार के हैं, कहना मुश्किल है। यूके भी भारत को मनाना चाहता है। सबकी नजर असल में भारत और रूस के बीच में जो हथियारों का व्यापार होता है उसको अपने कब्जे में लेने की है, और उस हथियारों के व्यापार में फ्रांस भारत के साथ हालांकि राफेल डील ले चुका है, ऐसी ही एक डील यूके भी भारत से करना चाहता है। इसी के लिए वो लगातार भारत के संपर्क में है। आपको याद होगा बोरिस जॉनसन जब इंडिया आए थे तब भी उन्होंने भारत के साथ संयुक्त रूप से मिलकर वेपन बनाने का प्रस्ताव दिया था। ठीक उसी प्रकार से यूके भी भारत के साथ लगातार हाथ बढ़ाकर, और ये सब यूके, फ्रांस, ये सब G7 मेंबर हैं। इन सबको अल्टीमेटली क्या चाहिए कि भारत रूस से विलग होकर हमारे साथ जुड़ जाए और व्यापारिक संबंध रखे। इसी क्रम में यूक्रेन ने अमेरिका से कहा था कि वो भारत पर प्रतिबंध लगाए। क्यों? क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद भारत रूस से ना वेपन लेना बंद कर रहा है और ना ही तेल लेना बंद कर रहा है। इन तमाम कोशिशों के बावजूद भारत का स्टैंड हमेशा बरकरार रहा और कहा कि देखिए, हमारे आज के व्यवहार रूस के साथ नहीं है, लंबे समय से हमारी मित्रता रूस के साथ रही है। ऐसी स्थिति में भारत क्या फ्यूमियो किशिदा के प्रयासों से पिघल जाएगा? क्या यह लगता है कि जब जापान हमें पिघलाने की कोशिश करेगा तो हम जापान के कहे अनुसार रूस विरोधी बयान दे देंगे? लगता तो होगा, लेकिन यह संभव नहीं है। ऐसी कोशिश G7 की मीटिंग में जर्मनी ने भी की थी। लास्ट ईयर ऐसी ही मीटिंग जो फिलहाल हिरोशिमा में होने जा रही है, ऐसी ही मीटिंग जर्मनी में हुई थी। वहां भी भारत को बुलाया गया था। पहले तो लग रहा था कि भारत को नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन बाद में भारत को इनवाइट किया गया। इवन दो भारत G7 मेंबर नहीं है, फिर भी स्पेशल इनविटेशन से इसे बुलाया गया और प्रयास किया गया कि भारत से रशिया विरोधी बयान दिलवा दिया जाए। लेकिन भारत इस तस्वीर को तो खिंचवा लिया, लेकिन एक भी शब्द रूस के खिलाफ नहीं बोला। इससे दुनिया के मन में यह प्रश्न तो क्लियर हो चुका है कि भारत को मनाने के तमाम प्रयास G7 देशों के विफल हो रहे हैं। तभी तो जब G7 देशों ने मिलकर के रूस पर प्राइस कैप लगाया तो भारत ने मुखर होकर इनकार कर दिया कि हम किसी भी प्रकार से रूस के विरोध में G7 के द्वारा लगाए गए प्राइस कैप को नहीं मानेंगे। और इसी कारण से रशिया ने भारत की तारीफ की थी कि आप G7 के दबाव में नहीं आए। उसी क्रम में फिलहाल फिर से कोशिश हो रही है, लेकिन लगता नहीं है कि वो भारत विरोधी बयान दिलवाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि भारत हमेशा से एक स्टैंड पर कायम है, और वो ये है कि क्या केवल भारत के तेल खरीदने से ही इस युद्ध में फ्यूल मिल रहा है या फिर पैसा मिल रहा है। अर्थात भारत ये स्पष्ट रूप से दुनिया को कह चुका है कि हमारा तेल खरीदना हमारी जरूरत है, और आपको लगता है कि इससे रूस को पैसा मिल रहा है तो हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ये जयशंकर साहब का बहुत पुराना बयान है, काफी वायरल बयान है। अब सवाल बनता है कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या है कि भारत रूस का साथ नहीं छोड़ता। पहला, भारत और रूस के रिलेशनशिप आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं, जिसके ऊपर एक बार जयशंकर साहब ने कहा था कि रूस के साथ भारत की पसंद नहीं, मजबूरी था, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के तमाम देश पाकिस्तान प्रेमी हो गए थे और वो पाकिस्तान के ही समर्थक हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में हमारे पास गिवन इन दी चॉइस एक ही चॉइस थी। दूसरा, भारत को सस्ता तेल चाहिए, जो कि अमेरिकी प्रयासों से संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए भारत अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए रूसी सस्ता तेल लेता रहेगा। तीसरा, रूस भारत का आज भी बिगेस्ट आर्म डीलर है। ऐसी स्थिति में जो आर्म्स हमने रूस से ऑलरेडी लिए हुए हैं, भविष्य में हमें उनको वापस से अगर किसी भी प्रकार की सर्विस देनी हुई या किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेशन करना हुआ तो ये केवल रूस के सहयोग से ही संभव हो सकेगा। और चौथी सबसे बड़ी बात, यदि भारत ने किसी भी प्रकार से रूस को ढीला छोड़ दिया तो संभव है कि रूस और चीन एक हो जाएं और भारत के विरोध में चीन का
दबदबा हो जाए। ऐसी स्थिति में भारत को चीन को काउंटर करने के लिए रूस को अपने साथ रखना भी जरूरी है। कुल जमा अर्थ यह है कि रूस भारत का सहयोगी है और रहेगा। फिलहाल G7 के प्रयास निरर्थक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रयास करने से जापान भी क्यों चूके। इसी वजह से G7 की अध्यक्षता के नाते ही जापान भारत को इनवाइट कर रहा है और भारत साथ में ही उन्हें भी न्योता पकड़ा दिया कि G20 में आना मत भूलिएगा, क्योंकि हम G7 आप G7 कर रहे हैं, हम G20 कर रहे हैं, मिलकर के दुनिया की अध्यक्षता कर लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथियों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमने आपसे कहा है श्री मंदिर एप्लीकेशन के बारे में, यदि आपको अपने घर परिवारजनों के मोबाइल में इसे इंस्टॉल करने का मौका मिले तो जरूर इंस्टॉल करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जल्दी ही iOS पर भी आ रहा है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, मात्र 1999 रुपीज में आपको स्टेट PCS SSC रेलवे डिफेंस के लिए कोर्सेज उपलब्ध हो रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी फिलहाल चल रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आप उसे पढ़ सकते हैं। डिजिटल कोर्सेज हैं, लाइव क्लासेस हैं, PDF प्राप्त है और जब तक आपके पास कोर्स की वैलिडिटी है तब तक आप कोर्स को देख रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमारी हेल्पलाइंस पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।